बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम करते हैं इस हवाले से कि गवर्नमेंट को मीडिया से बड़ी शिकायत है। गवर्नमेंट ये कहती है कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि मीडिया जो है उसमें कुछ ऐसे अनासर हैं जो जानबूझ के गवर्नमेंट को मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। मीडिया ये समझता है कि मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आज का प्रोग्राम इसी के ऊपर होगा कि मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है या फिर गवर्नमेंट जो कह रही है वो ठीक कह रही है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो मीडिया के हवाले से क्या कहते थे। यानी कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो कहते थे मीडिया ने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, नंबर एक। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो करप्ट हुकूमत होगी वो मीडिया के खिलाफ रहेगी। इसमें मेरे ख्याल में और भी बहुत सारी चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं होती है, मॉरल करप्शन भी होती है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी होती है। अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं, नालायक हैं तो और उसके वजह से आप मीडिया के खिलाफ हो जाते हैं। मैं पर्टिकुलरली पीटीआई की या खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली अभी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो वो हुकूमत भी खिलाफ हो सकती है मीडिया के, क्योंकि सच तो हर किसी को कड़वा लगता है अगर आपको वो एक्सपोज करता है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं आज़ादी इजहार राय को मानता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि यही इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके मीडिया के हवाले से क्या ख्यालात। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद खान साहब के जो एतराज़ात थे वो आपने सुन लिए। एक, उन्होंने कहा कि अखबार पढ़ना छोड़ दें। दूसरा, उन्होंने कहा कि इवनिंग चैट शोज़ को देखना छोड़ दें। ये वो इवनिंग चैट शोज़ हैं जब खान साहब ने पार्टी बनाई थी और उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, तो इमरान खान खुद अकेले अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए इवनिंग चैट शोज़ में आते थे और बार बार ये कहते थे कि अब मीडिया का ज़माना आ गया है, अब मुझे घर घर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के जब मैं अपनी पार्टी का मंशूर बोलता हूँ तो पूरे पाकिस्तान के करोड़ों लोगों तक पहुँचता है। अब खान साहब को ये लगता है जबकि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कि ये इवनिंग चैट शोज़ हैं ये ना देखें, ये इररेलेवेंट हो चुके हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि चैनल्स प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं इस पे तफसील से बात करूंगा आज के प्रोग्राम में, अपने मेहमानों से भी पूछूंगा, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल अपना मौक़िफ़ नहीं देता कि चैनल कितना प्रोपेगेंडा करते हैं नहीं करते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। नए पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की। एक इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब ने कही वो ये थी कि कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो पैसा बना रहे थे और अब क्योंकि उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही हैं इस वजह से जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो इमरान खान साहब, आप जो एंटी करप्शन मैंडेट लेकर आए थे, आपने सिर्फ सियासतदानों को तो नहीं पकड़ना था ना, या आपने सिर्फ अपोजिशन जमातों के लोगों को तो नहीं पकड़ना था, आपने तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी थी। तो उस अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में चाहे कोई सहाफ़ी भी आता है, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ द प्रूफ्स, अगर आप लोगों के पास सबूत है तो प्लीज़ वो अवाम से शेयर करें। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का यह हक बनता है कि उनसे शेयर किया जाए कि वो कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि पैसा लेकर के प्रोपेगेंडा करते हैं। और अगर आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद किसी का नाम सामने नहीं आता है तो ये आपके मर्तबे पे सूट नहीं करता। तो ये दूसरी बात थी। डिस्कशन को जारी रखेंगे, लेकिन अभी के जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, हाल ही में उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। घबराने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि ये वाला जो एंटीडोट है जिसका जिक्र शिबली फराज साहब फरमा रहे थे, उसके बावजूद आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आ गई, उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना था, लेकिन अभी तक फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आ सकी। फिर आप कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिजली के कारखानों के हवाले से जो स्कैंडल अरबों रुपए का सामने आया और कहा कि अरबों रुपए, 100 अरब से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम का लूटा गया, उसकी रिपोर्ट हम पब्लिक करेंगे। उसके बाद उस पर यू टर्न लिया गया और वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आ रही एंटीडोट के बावजूद। उसके बाद जिन लोगों के नाम आते हैं इन रिपोर्ट्स के अंदर वो काबीना में बैठे हुए हैं इन दी फेडरल गवर्नमेंट विद इमरान खान। इस एंटीडोट के बावजूद फिर आप कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे इस एंटीडोट के बावजूद। और दूसरा, जो करप्शन के हवाले से आप कह रहे हैं ना कि एंटीडोट आया जिसका नाम इमरान खान है, सर इसमें अदालतों को माइनस ना करें, इसमें आप जेआईटी को माइनस ना करें, इन्वेस्टिगेटर्स को माइनस ना करें, इसमें उस मीडिया को माइनस ना करें जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपके साथ खड़े थे या आप उनके साथ खड़े थे। हो सकता है वो आपसे आगे खड़े हो, आप उनसे पीछे खड़े हो। और अल्टीमेटली मीडिया को क्या फायदा हुआ है? अल्टीमेटली फायदा अगर देखा जाए तो बेनिफिशियरी तो आप लोग हैं। आप हुकूमत में जाके बैठ गए, माशाल्लाह, कोई वफाकी वजीर है, कोई मुशीर है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, हम तो वहीं पे बैठे हैं। हमने क्या इसमें से गेन किया? तो कहने का मकसद यह है कि इतना ओवर सिंप्लीफाई ना किया करें पाकिस्तान की आवाम के सामने। और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत वक्त के साथ कोई इख्तलाफ करता है और चाहे वो इमरान खान की हुकूमत ही क्यों ना हो, इसका ये मतलब नहीं है
कि उस पर गद्दारी का, उस पर लफाफों का लेबल लगा दिया जाए और उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी जाए। इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे गेस्ट हैं सईद काजी साहब, सीनियर तजिया निगार, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले अपनी बात करते हैं। खान साहब जब ये कहते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि पहले पैसे बना रहे थे और अब क्योंकि उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, वो पैसे नहीं बना रहे, इस वजह से वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। शोबा सहाफ़त में या किसी भी शोबे में सारे फरिश्ते तो नहीं बैठे होते, बहुत सारे सही लोग भी होते हैं, गलत भी होते हैं। तो अगर कुछ गलत लोगों से इमरान खान साहब को मसला है और उनकी वजह से वो समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो पहली बात यह कि क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों को सामने लाया जाए? दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट उन लोगों को सामने नहीं लेकर आती है तो पूरी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसको हिट करना क्या मुनासिब बात है? नज़ीर लगारी साहब जी, ये वही जनाब इमरान खान साहब हैं जो सहाफ़त को और सहाफ़ियों को पैगंबर के बराबर दर्जा देते थे और उनके एहसानमंद थे, जो कहते थे कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, जो ये कहते थे कि जनाब अगर सहाफ़ी ना होते, अगर मीडिया ना होता तो हमें बहुत सी चीज़ों का पता ही ना चलता। ये वही इमरान खान साहब हैं। इसलिए कि जब पोजीशन चेंज हो जाती है, जब हैसियत बदल जाती है, तो फिर इंसान का नुक्ता नज़र भी बदल जाता है। कभी अपने अपने मकाम पर, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। वो अभी अपने मकाम पर नहीं, हम तो वहीं बैठे हुए हैं। और मैं इन 3 आदमियों की तरफ से, और आप समेत हम 4 आदमी हैं, हम पेश करते हैं कि आप पूरी तहकीकात करें, पूरी दुनिया के जितने वसाइल हैं सबको इस्तेमाल करके आप कोई एक आना साबित करें। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बैठे हैं, सईद काजी साहब, आपने इफ्तिखार साहब का बताया, और मैं खुद आपकी बात करता हूँ। तो ये इस तरह से जो बेपर की छोड़ना है, टारगेट के बगैर फायर कर देना है, निशाने के बगैर किसी को मारना है, इस तरह से तो आप तो आपका फायर खता गया है। आप किसी को टारगेट करके ब्लेम नहीं कर रहे हैं, या तो आप पूरे के पूरे मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं या आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी खिफत मिटा रहे हैं। मीडिया ने जो कुछ आपके सामने, जो कुछ आपके बारे में, जो कुछ जिस तरह से आपकी नाकामियों को, जिस तरह से आपकी नाअहलियों को, जिस तरह से आपकी नालायकियों को सामने लाया है मीडिया, जिस तरह से इसको ताशतबाम किया है, लगता यह है कि अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सवाए इसके कि जो बात कर रहे हैं उनको मतऊन किया जाए, उनको टारगेट किया जाए और उनके बारे में इस तरह की बातें की जाए। आप नाम लेना, किसी का भी नाम लें, कोई भी है, और अगर आप आते हैं नाम के साथ, हम आपके साथ होंगे। आप नाम लें बंदे का, आप कहें कि ये फुला 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 से ले रहे थे और ये कुछ मफादात उठा रहे थे, हम उनके साथ खड़े होंगे। हम बिल्कुल अपने किसी कम्युनिटी के आदमी के साथ नहीं खड़ेंगे, हम सहाफ़ी बिरादरी के साथ नहीं खड़े होंगे। अगर हमारा एक आदमी भी 1 रुपए की चोरी में किसी के साथ है तो हम उसके साथ नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। सईद काजी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे फरमाइएगा कि जब ये कहा जाता है, ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोगों की कि जी ये बिकाऊ हैं, ये लफाफे लेते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात कर दो। ख़िलाफ़ से मेरा मतलब यह है कि मेरिट्स पे भी अगर तनकीद कर दो। अगर हम ये कह दें कि आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट जिसके लिए 3 हफ्ते आपने मांगे थे, उसके बावजूद रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो हम लफाफा बन जाते हैं। अगर हम ये कह दें कि बिजली के कारखानों में जो अरबों रुपए की करप्शन हुई है उसको आपने पब्लिक करने का वादा किया था, उसके बाद अब यू टर्न ले चुके हैं, तो हम ये कह दें तो हम लफाफा बन जाते हैं। अगर हम ये कह दें कि आपकी काबीना में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, एक तरफ वो अरबपति खरबपति हैं, उनकी अपनी मिलें हैं, शुगर माफिया से उनका ताल्लुक है और IPP से उनका ताल्लुक है, और वो दूसरी तरफ हुकूमत को भी चला रहे हैं और उनको आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी हैं, और आप खुद प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये कहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए।
तो नीचे लिखा हुआ आता है कि ये बिकाऊ माल है, ये लिफाफा है, ये फलाने के साथ मिल गया, फलाने के साथ मिल गया। क्या हाल है इस चीज़ का सईद काजी साहब? देखें, इसका बड़ा हकीकत पसंदाना हमें तजिया करना पड़ेगा। बुनियादी बात तो कर दी नज़ीर लगारी साहब ने, और हम अपने आप को पेश भी करते हैं। पहले ये देखते हैं इमरान खान का मीडिया से मसला क्या है। इमरान खान साहब का मीडिया से मसला ये है कि अगर ये जब जहांगीर तरीन साहब आके मीडिया में कहते हैं मलफूफ अंदाज में कि जी मेरे पास तो 60 मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, मेरे शो में भी वो आए थे, भट्टी साहब उनसे सवाल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे हाथ डालेंगे, ये रिपोर्ट बाहर आएगी तो आपकी हुकूमत हिल जाएगी। जब IPPs की बात आती है तो पता चलता है जी हम तो इलेक्शन फंड करते हैं, तुम हमें कैसे पकड़ोगे। ये तो खान साहब की और उस निज़ाम की जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कंट्राडिक्शंस हैं। या तो खुल के सामने आए या फिर इसको कबूल कर लें, जिस तरह सारा पीछे से सिलसिला चलता रहा। अब आ जाते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया पे जहाँ नज़ीर लगारी साहब का नाम है, निसार उस्मानी साहब का नाम है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम है, कोड़े खाने वालों का नाम है, वहाँ पे वारदात भी हुई। इसके क्या मुझे बताएं, क्या काम है सहाफ़ी का कैबिनेट का मेंबर बनना? क्या काम है एक कॉलमिस्ट का जो है वो जाके सफ़ीर लग जाना और सारी उम्र खुशामद करना, टीवी अपने कॉलम में बैठ के और जूते पॉलिश करना बैठ के? ये सहाफ़ी का काम है? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छे बंदे, आपने ये बात की, अच्छे बंदे का हम हक की बात करेंगे। इमरान खान जो है वो इन कार्टल्स ने उसको मजबूर बना दिया है, इसलिए मीडिया उसको अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं जनाब आप मेरे खिलाफ बात करते हैं। मगर इसके साथ क्या सहाफत में लिफाफा नहीं आया? क्या जो सियासत का एक, मुझे बताएं, जहां जब जनरल जिलानी ने उन लोगों को किसने मना किया है जो लोग लिफाफा लेते हैं उनको पकड़े? हमने कब कहा कि उन लोगों को ना पकड़े? सईद काजी साहब मेरी बात सुने, मैं तो बात ये कर रहा हूं कि जिन लोगों ने लिफाफा लिया, जिन लोगों ने करप्शन किया, उन लोगों को पकड़े, अवाम के सामने लेकर आए। सर मैं ये कहता हूं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को ये कह देना, ये बताएं सर, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है सईद काजी साहब कि पूरी कम्युनिटी के हवाले से कहना कि न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें, आप ये कहना कि आप टॉक शोज देखना छोड़ दें, ये बेमायनी हो चुके हैं। यहाँ पे प्रोपेगेंडा होता है, सब टॉक शोज जिसमें गरीब आदमी से जाके पूछा जाता है कि नया पाकिस्तान कहाँ गया, ये प्रोपेगेंडा है। जी नहीं, मैं इसको कब सपोर्ट कर रहा हूं? मैंने तो पहला जो अपना ये आपके सवाल का जवाब किया कि ये इमरान खान की वो कंट्राडिक्शन है जो इस निजाम का वो नुमाइंदा है, इसको वो हल नहीं कर सकता। आप साथ में पिक्चर की दूसरा मेरा हक है कि मैं अवाम को बताऊं कि यहाँ पे जो नेक लोग थे, जहाँ लड़ाइयाँ की, कोड़े खाए साफियों ने, नौकरियां बर्बाद की, वहां पे यहाँ मंडी भी लगी, यहाँ लगी मंडी, और हमें मानना पड़ेगा था कि जो है, और मैं ये बिल्कुल मुतालबा फिर आज आपके शो में करता हूँ। और सर एक और बात मान लें, कब और कहाँ एक और बात मान लें, किसकी ड्यूटी लगी थी यहाँ पे नवाज शरीफ को मीडिया में प्रमोट करने की? वो लिस्ट निकलवाएं, यहाँ एजेंसियों के पास पड़ी होगी। इसलिए मैं समझता हूं जहां खराबी है, इमरान खान की खराबी तो सामने आ गई कि कार्टल्स को हाथ नहीं डाल सकते। इस पार्लिमानी जमहूरियत में जिसके हम बड़े गुण गाते हैं, इसमें अगर वो हाथ डालेंगे कार्टल्स को तो अगले दिन उनको वो चलता कर देंगे, ये कहा गया है उनको। सर एक और बात यहाँ पे मैं नाम नहीं लेता, यहाँ पे बहुत से कार्टल्स जिनकी रिपोर्टें बनी थी, उन्होंने पार्टियां करके जश्न मनाया है कि देख लिया क्या कर लिया इन्होंने हमारा। वो उनकी वो उस रूलिंग क्लास की कंट्राडिक्शन है कि यहाँ पर मंडियां भी लगी। कैसा आपने कहा ना यहाँ पर मंडियां भी लगी और आपने PMLN के लीडर्स का हवाला दिया। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा सईद काजी साहब कि ये जो मंडी वाली बात है, इस हमाम में फिर सारी सियासी जमातें नंगी हैं, सिर्फ एक जमात का नाम ना लें। आप मुझे बताएं क्या ऐसे सहाफी नहीं है जो पाकिस्तान? जी जी जी, बस मैं यही बात कह रहा था। मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जाता हूँ। अपनी कैंपेन हर कोई करता है जी। बहुत सारे ऐसे साफी मैंने देखे हैं जो PTI को फुल टाइम सिर्फ PTI को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कम वोट में। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आता हूँ। इफ्तिखार साहब मुझे ये बताइएगा कि प्राइवेट मीडिया को जिस तरह से कहा जाता है कि जी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब आज जो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, माशाल्लाह उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बनाने में, बढ़ाने में मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा किरदार है। क्योंकि इमरान खान साहब जब उस तरह से एक सियासी ताकत नहीं थे, उसके बावजूद मीडिया उनको वो स्पेस देता था। जब वो धरने करना शुरू हुए तो मीडिया ने 24/7 उनके धरने दिखाए। वो कंटेनर पर खड़े होकर 2-2 घंटे की भी तकरीर करते थे तो मीडिया उसको दिखाता था। तो जिस मीडिया ने इमरान खान साहब को ये कंट्रीब्यूट किया कि उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इस हद तक चली जाए कि पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लें, क्या उसी मीडिया को गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट करना चाह रही है जब गवर्नमेंट ये कहती है कि मीडिया जो है ये आप टॉक शोज ना देखें और आप न्यूज़पेपर्स ना पढ़ें? पहले तो
आज मौका आ गया है कि हमें उन कुव्वतों का मुहासबा करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन्होंने उस इलेक्शन कैंपेन में तमाम सेठों को मजबूर किया कि इमरान खान को इतना वक्त टेलीविजन पे दिया जाए। अब ये वक्त आ गया है। अगर ये डिबेट शुरू हुई है, ये डिबेट यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि एक आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी कौमी असम्बली में, जिसके पास एक नशिस्त थी, फिर 2013 का इलेक्शन वो बुरी तरह हार गया, उसको 2018 के से पहले, इलेक्शन से पहले जो टाइम दिया गया और सब मीडिया पर दिया गया सेठों की तरफ से, सेठों ने किसके कहने पर और किन के कहने पर वो टाइम दिया और उसका मुआवजा क्या था और वो मुआवजा किसने वसूल किया और किस शक्ल में वसूल किया। हम तो सेठों के मुलाजिम है ना, तो पहले तो ये बात तय कर दें। अब आइए हम मुलाजिमीन की तरफ। इसमें क्या मुश्किल बात है ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच के पास, चारों ही एजेंसियों के पास ये पूरी तफसील होगी किस सहाफ़ी ने किससे कितने पैसे लिए। तो 200-250 सहाफ़ी हैं जिसमें प्रिंट मीडिया के भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी हैं। एक पेज ले सरकार हर अखबार का रोज़ ही लेती है फजूल किस्म के इश्तिहारात के लिए। एक अच्छे काम के लिए भी एक पेज ले तो छाप दे नाम और पैसे कि ये पैसे इतने लेगी और सोर्स, जिस सोर्स से पैसे लेगी सोर्स छाप दे, खत्म। सही। पहली बात जो की इफ्तिखार साहब ने, नज़ीर लगारी साहब, कि इमरान खान साहब को किस हैसियत से इतना टाइम दिया कि जिस आदमी की पार्लियामेंट में एक नशिस्त थी तो इतना टाइम उसको क्यों दिया गया। मैं इससे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि 2011 के जलसे के बाद इमरान खान अगर एक राइजिंग पॉलिटिकल पावर थे और मीडिया उस राइजिंग पॉलिटिकल पावर को कवरेज दे रहा था क्योंकि पाकिस्तान के लोग सुनना चाहते थे, मीडिया एक अगर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव पेश कर रहा था लोगों के सामने, तो सो बी इट, हर किसी का हक है कि उसकी तर्जुमानी की जाए। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि इमरान खान साहब को जब एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल कुव्वत के तौर पर मीडिया टाइम दे रहा था और उनके धरने और तकरीरें भी दिखाता था और उसके बाद वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर जाकर बराजमान होते हैं, तो उसके बाद फिर वही मीडिया उन्हें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि मीडिया का तो काम तनकीद करना है। हाँ, जहां पे तनकीद बराए तनकीद है या फिर उसकी बुनियाद में करप्शन है, कोई एजेंडा है, कोई प्रोपेगेंडा है, तो उसको तो आप बेनकाब कर दें, एक्सपोज करें उसको, ये तो मैं पहले से कह रहा हूं। लेकिन जहां पे जेन्युइन मेरिट्स पे आपसे कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखता है, कोई नजरियाती डिफरेंस रखता है, आपकी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, आपकी गवर्नेंस में उसको कोई मसाइल नजर आते हैं, आपकी कबीना में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है, उसको आप प्रोपेगेंडा तो ना कहें। नज़ीर लगारी साहब देखें, इफ्तिखार साहब ने जो बात की है वो आपने उसको कहा है कि वो उस वक्त से एक ख़ास टाइम फ्रेम से या एक ख़ास वक्त से जो है वो जेन्युइन पॉलिटिकल फिगर बन चुके हैं, क्योंकि पहले एक सीट थी लेकिन उस जलसे के बाद जो है उनका दर्जा ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, मकाम उनका बड़ा हो गया। उस वक्त तो वो इलेक्शन लड़े भी नहीं थे, बाइकाट किया था। 2008 के इलेक्शन में वो नहीं आए थे। 2002 के इलेक्शन में वो परवेज़ मुशर्रफ से सीटें ज़्यादा मांग रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा खुला मैदान है, जाकर इलेक्शन लड़ो। हालांकि वो परवेज़ मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट थे जब उन्होंने रेफरेंडम में अपने आप को सदर मुंतखब कराया था, एक जाली रेफरेंडम के अंदर। एक बात तो ये है, पहली बात कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट थे और उनके लिए उन्होंने रेफरेंडम में वोट मांगे थे और उनकी कंपेन की थी। फिर उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन वो करा रहे थे तो फिर उन्होंने बाइकाट कर दिया, उसमें उनकी कोई सीट ही नहीं थी। और जब जलसा किया गया तो यहाँ से मामला शुरू हुआ है। वो जलसा कैसे हुआ, उसके लिए फंडिंग कहाँ से आई, वो जलसे के अंदर आदमी कहाँ से आए, सर बहुत बड़े बड़े सेठ उनके साथ थे, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, सबने बहुत पैसे लगाए होंगे ना सर। जरूरी तो नहीं कि कहीं और से ही फंडिंग आनी थी। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे, जहांगीर तरीन साहब अपने जहाजों में अगर MPS को ला सकते हैं तो वहां पे जलसे पे फंडिंग नहीं लगा सकते। और हर पॉलिटिकल जमात में ये तो होता है ना। नज़ीर लगारी साहब, लगारी साहब एक मिनट, आप भी मेरी
मेरे दोस्त, अगर आप किसी आदमी को जहाज के जरिए MPA ले जाने को बुरा नहीं समझते, तो किसी एक सहाफ़ी के सियासी नज़रियात की अगर वो सपोर्ट करता है, जिस तरह की दुनिया में होता है कि पाकिस्तान को वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे सहाफ़ी स्टैंड नहीं लेते, दुनिया में सहाफ़ी स्टैंड लेते हैं। दुनिया में सहाफ़ी बड़े अहम ओहदों पे हुकूमती फाइज भी हैं, हिंदुस्तान में हुए हैं और अपना इसके अंदर बरतानिया में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं। तो ये समझ नहीं आती कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट जहांगीर तरीन को तो देते हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट आप जब सहाफ़ी की बात आए तो नहीं देते, क्योंकि जहांगीर तरीन का नाम हमें पता है और सहाफ़ी का नाम हमें पता नहीं। तो मेरा तो यही मुतालबा है ना कि जिस सहाफ़ी ने पैसा लिया है उसका उनके पूरे नाम छाप दें। देखें, आप कंफ्यूजन न क्रिएट करें। वो बिल्कुल सही है। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहांगीर तरीन इज नोन एंड और हम लोग नोन नहीं है, हम सबको रेगेट दिया जाता है। ठीक, अब टाइम आ गया है कि अगर जहांगीर तरीन नोन आदमी है कि उसने अपने पैसे के जरिए और पाकिस्तान के सरमाएदारों ने और लूट मार करने वालों ने अपने पैसे के जरिए एक पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में सरमायाकारी की, तो आज कहा जाता है कि जो जर्नलिस्ट हैं ये करप्ट हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिले हुए हैं और पैसा लेते हैं। देखिए, मैं बात पैसे की कर रहा हूँ, नजरियाती तौर पे मैं किसी को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, ये मैं फिक्रे को मानने को तैयार ही नहीं कि कोई शख्स नजरियाती नहीं होता, हर शख्स नजरियाती होता है। ठीक है, हर शख्स किसी न किसी की सोच और फिक्र के साथ होता है। अगर कोई शख्स कहता है वो नहीं है तो वो झूठा है। अब मसला है पैसे का, लूट मार का और लिफाफे लेने का। तो पैसा लेने और लूट मार लिफाफे लेने के लिए ये तमाम एजेंसियां मौजूद हैं, इंक्वायरी करा के एक सजा का इश्तिहार छाप दें। ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया जी, वो आपका पॉइंट आ गया। मेरी गुजारिश सुन लीजिए आपने कहा जी जी जी, मेरा वो पॉइंट रिलेट करता है जहांगीर तरीन के पॉइंट के साथ कि देखो आप उनको, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने मुझे कहा ना, आपने कहा इफ्तिखार साहब, आपने कहा कि अगर मैं जहांगीर तरीन को जहाज के इस्तेमाल पे बुरा नहीं समझता, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो गलत काम नहीं था, ना मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं फिलहाल, ना मैं उसको बुरा कह रहा हूं। दूसरा, जहां तक सहाफी की आपने बात की, मेरी बात तो सुन लीजिए इफ्तिखार साहब, अब मेरा पॉइंट भी ले लीजिए। मैंने जहां तक आपने सहाफी की बात की, आपने कहा कि सहाफी की भी नजरियाती वाबस्तगी हो सकती है, यहां तक मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, सहाफी की नजरियाती वाबस्तगी हो सकती है, लेकिन वो नजरियाती वाबस्तगी प्रोफेशनलिज्म पे हावी नहीं आनी चाहिए सर। जब आप अपना प्रोफेशन कोई भी अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या राइटर्स अखबारात नहीं होते, क्या लेफ्टिस्ट अखबारात नहीं होते, क्या दुनिया के अंदर राइट और लेफ्ट की जंग और लिखारी नहीं है? क्या वो दोनों के दोनों? इसका मतलब है कि अगर लेफ्टिस्ट अखबार है या राइटिस्ट अखबार है, तो लेफ्ट में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वो उसकी निशानदेही ना करे सर। निशानदेही तो उसने करनी है ना। मैं तो कहता हूं, मैं तो हुकूमत को चैलेंज कर रहा हूं, अखबार ने करने। अगर कोई खास नुक्ता नजर से कोई अखबार या कोई टेलीविजन चैनल अपने आप को मंसूब करता है, सब्सक्राइब करता है, तो उसमें भी तो जो गलती है वो आइडेंटिफाई करनी है। जी सही, जी लगारी साहब, फिर मैं काजी साहब की तरफ। मैं अर्ज ये कर रहा हूं साहब, हम भी यही रहे हैं, हमें सब पता है, कोई लिफाफा नहीं होता। जब हुक्मरानों के कॉरिडोर्स में हम घूमते हैं, जिस मुल्क में पोस्टें बिकती हों और नाम पड़े हों, बड़ी ल्यूक्रेटिव पोस्ट है, वहां पे जो काम होता रहा हमारे सब बेशक खोलें, और आज से क्यों खोलते हैं? ये जो पिछला दौर था 54 अरब रुपए के, जिसमें सुने 54 अरब रुपए के जो मुझे तो बात करने दें, मैं बड़ी देर से आप बोलिएगा, आप मुझे बात खत्म करने दें। बंद करें आप, मेरी बात मुकम्मल होने दें। आप 80 से निकालें, 80 से निकालें। किस ड्यूटियां लगी नवाज शरीफ को प्रमोट करने की, किस की ड्यूटियां लगी? सर मैं आता हूं आपकी तरफ। नाम लो, मेरे ख्याल से निकालें ना, आप बताएं। अगर काजी साहब और इफ्तिखार साहब बड़े नाम हैं, ऐसा नहीं है, हमें निकाल के बता दें ये कैसे तस्वीरें छपती हैं कलर एडिशन में, यहाँ इलामा इकबाल की तरह मुंह पे हाथ रख के नाम लो ना, मालूम कराते हैं। किसको नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता? मैं आपको अब दोस्तों का
सेठ कराते हैं, सेठ। मैं गुजारिश करूंगा तमाम पार्टिसिपेंट से कि अपनी अपनी बारी पे हम बात करते हैं ना, अपनी अपनी बारी पे बात करते हैं, अपनी अपनी बारी पे बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कंप्लीट कर लें। सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, काजी साहब आपको पूरा टाइम मिलेगा। ये बिल्कुल चले आप पहले कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि खोल लें, 80 से खोल लें सब कुछ। मैं बिल्कुल ये कहा लोगों के नजरियात सर एक सेकंड, सारों से मेरी गुजारिश है कि सईद काजी साहब को अपना पॉइंट मुकम्मल करने दें, फिर मैं आ रहा हूँ सबकी तरफ। जी सईद काजी साहब। मैं बिल्कुल 1 मिनट में खत्म करके अपना टाइम लगारी साहब को और उनकी नजर करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये 80 से शुरू करा लें, पता चल जाएगा हर किसी का कि कैसे कैसे पहले तय होता था। यहाँ इलेक्शनों की बात करते हैं आप, यहाँ रिजल्ट पहले बनते रहे हैं, इलेक्शन बाद में होते रहे हैं, और कैसे कैसे जो है वो मॉडलिंग होती रही है और जाली शख्सियात को तामीर करके इस मुल्क के गरीब मस्कीन अवाम पे मुसल्लत किया गया, और जिन्होंने प्लंडरिंग की और बर्बाद किया। और आज हमारी हालत ये है, मुझे ये बताएं, ये जाली शख्सियात कब तामीर होना शुरू हुई इस मुल्क में? मुझे जमहूरियत के नाम पे हमारी जेब कब कटनी शुरू हुई ये पता कराएं। और फिर इश्तिहारात की बात करते हैं आप, 54 अरब रुपए के इश्तिहारात थे जो पिछले दौर में मुस्लिम लीग नून के, जो प्रिंट और दोनों में गए, वो सारे फेल गए। उस पे गए कि उनकी मुखालफत जो मीडिया में हो रही थी। सर ना करें ऐसे। नहीं यार, अजीब बात कर रहे हो तुम भी। इमरान खान ये जो अरबों रुपए के इश्तिहार ये जर्नलिस्ट लेते थे, खुदा का खौफ करो यार। हम तो नहीं लेते थे। हाँ तो बात तो जर्नलिस्ट में हो रही है। जो एंकर ने बात की है, एंकर ने जो बात की है, एंकर ने कहा है कि इमरान खान ये कहता है कि सहाफी जो हैं ये बद किरदार हैं, बदनीयत हैं और करप्ट हैं। वो गलत कहते हैं। सहाफी तो अरबों रुपए के इश्तिहार रहता। हम एहतजाज करते हैं इस बात पे। यहाँ पे नज़ीर लगारी साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, निसार उस्मानी भी बैठे हुए हैं, जो जियाउल हक के सामने खड़े हो गए थे। हाँ, वो दूसरे भी हैं, उनको निकाल के सामने लाएं और सबूत के साथ बात करें। यार मैं तो नहीं निकाल के लाने ना, जो कह रहे हो निकाल के ले आए। अच्छा ठीक है जी, लगारी साहब की तरफ जाता हूँ, उसके बाद ब्रेक का टाइम हो गया। लगारी साहब सिर्फ 1 मिनट में मुझे ये बता दीजिएगा, वो जो काजी साहब हिस्ट्री खींच रहे हैं 80 की दहाई से, चले हम अभी पास्ट में नहीं जाते, माजी में नहीं जाते, हम आज के दौर की बात करते हैं। फ़िलहाल अभी 2020 की हम बात करते हैं। फ़िलहाल मीडिया की क्रेडिबिलिटी किधर खड़ी है सर? मीडिया की 1 मिनट में मुझे बता दें, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मीडिया की किधर क्रेडिबिलिटी खड़ी है फिलहाल? मीडिया को किस काबिल छोड़ा गया है? अब तो मीडिया खुद एक सवाल बना हुआ है कि मीडिया को उसकी आज़ादी कहाँ है, उसकी हुदूद क्या हैं? आपको पता है आप पूरे का पूरा सच बोल सकते हैं या मैं पूरे का पूरा सच बोल सकता हूँ? मैं जो कुछ मेरे इल्म में है या जो कुछ इफ्तार साहब के इल्म में है, जो काजी साहब के इल्म में, काजी साहब बड़े मुजाहिद हैं, मुझे पता है काजी साहब का, लेकिन बाज़ बातें ऐसी हैं कि जहां पर हमारे पर जलते हैं, हम नहीं बात कर सकते हैं। कैसे लोगों को की साख्त और बर्दाश्त होती है, कैसे लोगों को पाला और पोसा जाता है, कैसे लोगों को सियासत के काबिल बनाया जाता है, कैसे लोगों को जाकर मसनद पर बिठाया जाता है, कैसे उनको संवारा और सुधारा जाता है। सही हो गया सर, वही बात आ गई ना कि जिन लोगों को पाला पोसा जाता है भाई, उन लोगों को एक्सपोज कर दो, बाकी कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी छोड़ दो भाई। मैं तो सर इतनी बात कर रहा हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। सईद काजी साहब, आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ शहबाज गिल साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बयानिए की तर्जुमानी करता है। और चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स है, यूथ फोर्स है, फलानी फोर्स, टमकानी फोर्स, मिनिस्टर है, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई सफ़ीर है, तकरीबन सबका यही बयानिया है जो शहबाज गिल साहब इस शॉर्ट में फरमा रहे हैं। ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं। एक बात नाउमीदी वाली भी ठीक है, उससे मैं इतफाक़ करता हूँ। 1 मिनट में, 1 रात में धोके भी सब कुछ साफ नहीं हो सकता, उससे भी इतफाक़ करते हैं। लेकिन बहरहाल 1 रात की अब बात नहीं, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तीसरी बात उन्होंने जो कही, जिससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, वो ये है कि सईद काजी साहब उन्होंने कहा कि सारी कौम का मसला है, एक बंदा आया जो बिल्कुल अलग थलग है। ये वाला जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान वाहिद एक बंदा है जो पूरी 22 करोड़ की अवाम में अलग थलग है। आप कहते हैं जी इमरान खान एक बेहतरीन क्रिकेटर था, मान लिया,
आप कहते हैं इमरान खान बेहतरीन फिलैंथ्रोपिस्ट है, शौकत खानम बनाया, मान लिया। आप कहते हैं इमरान खान बहुत ईमानदार आदमी है, मान लिया। आप कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हमने सर मान लिया। लेकिन आप सिर्फ ये तो ना कहें कि वाहिद एक इमरान खान सर, वो तमाम लोग जो आप ही की पार्टी के तमाम वोटर सपोर्टर जो हैं, अगर वो इमरान खान के साथ ना खड़े होते तो इमरान खान आज वजीर आजम ना बनते, तो उनको भी कोई क्रेडिट देते। वो जो बसें भर भर के लेकर आते थे, आपके जलसे जुलूसों को कामयाब बनाते थे, आपकी पार्टी को सपोर्ट करते थे, फाइनेंस करते थे, आपका वोटर, आपका सपोर्टर सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है सर, लाखों लोगों की बात है, और एक बंदे से तब्दीली नहीं आती है। सईद काजी साहब क्या कहेंगे? देखिए, इत्तेफाक से मैं उस शो में था और मुझसे मुखातब करते हुए बेशतर फ़िक्रे उन्होंने कहे, मुझे मौका नहीं मिला इसका जवाब देने का। बड़े भाई, हमारे भाई हैं गिल साहब, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए। सवाल ये है, पहली बात तो उन्होंने कहा कि 95% लोग यहाँ के ख़राब हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, इस हुक्मरान तबके की कालक इस मुल्क के गरीब आदमी के मुँह पर मत पोतें। इस मुल्क में मेहनत कश वो रियासत चला रहा है जिसको 80% जो जिससे पे टैक्स लगाते हो, जिसके विदहोल्डिंग टैक्स से तुम्हारी रियासत चलती है, वो लगा रहे। अब रहेगी पर्सनल नेकी। ज़ियाउल हक साहब सुना है बड़े नेक थे, होंगे भाई, मेरा तो बेड़ा घर कर गया इस मुल्क का। मुझे बताएं, इमरान खान साहब भी नेक होंगे। मैं उस दिन मान लूंगा जिस दिन कहेंगे कि हाँ मैं खड़ा हूँ इस पे। ये जो आया है 5600 अरब रुपए का, और इसके बारे में डॉक्टर इकरामुल हक का कहना है कि ये बड़ी नरम रिपोर्ट आई है IPPs के हवाले से। इसके साथ जो वो अपना चीनी में जो है वो खरीदारी और कीमत पे हुई गन्ने की, ये इल्ज़ाम है हमारे सामने। फिर हम कहेंगे, एंड आई अगेन रिपीट द सेंटेंस दैट आई स्पोक इन दैट शो, मैन इज नॉट नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ही आल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स, कि वो उसके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, ये भी बड़ा अहम है। और तीसरी बात ये कि अगर उनको डिटर्जेंट भी गंदा मिला है, पानी भी गंदा मिला है, तो आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है। और ये बिल्कुल एन ब्लाक सबको ना कह दें, किसी पे इल्ज़ाम है तो उसका नाम उसके सबूत के साथ सामने लेके आएँ। वैसे रवायत तो ये है, इस हुकूमत में 2 सालों में बड़े अनडिनाएबल प्रूफ थे। टीवी पे झूठ बोलते बंदे पकड़े गए, सजाएं नहीं हुई, लंदन की गलियों में घूम रहे हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में यू शुड आल्सो अपने आप को आपको देखना चाहिए। और इस मुल्क के अवाम बड़े पिसे हुए हैं, हम उन्हें हम बुरा भला कहना बंद कर दें। आपकी नवाजिश होगी। जी एहतशाम भाई। सर इफ्तिखार साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जो वोट्स लिए वो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख के करीब वोट थे। तो जो 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट दिया, उनका भी तो कोई क्रेडिट है सर। सिस्टम गलत है, हम तो ये कहते हैं कि सिस्टम गलत है। और वो जैसे सईद काजी साहब कह रहे थे कि कुछ लोगों ने ये निज़ाम बनाया है जो कि इसके बेनिफिशरीज हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, तो उनको आप गलत कहें, निज़ाम को आप गलत कहें। लेकिन तमाम लोगों को जो आपके साथ भी खड़े हैं, आप कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम में सिर्फ एक बंदा है इमरान खान। भाई उनके जरिए उनके नजदीक एक आदमी, अब मैं इस पे कोई तबसरा करूंगा तो फिर मुझे गालियां पड़ेंगी, क्या फायदा इस पे तबसरा करने का। तो आप गालियों से डरते हैं? बिल्कुल मैं डरता हूँ जी। हर आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, उनको तो किसी को इज्जत प्यारी नहीं है। और वो आए भी यहाँ पे वक्ती तौर पे हैं, पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ चले जाएंगे। मैं यहीं पे पैदा हूँ, मैंने यहीं पे मरना है। मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी मेरे पास यहाँ पे हैं। हम तो नहीं जानते भी नहीं कि हैं कौन और वो किस किस्म की मिसालें दे रहे हैं यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। बाकी आपने कहा 1 करोड़, पता नहीं 1 करोड़ कितने वोट लिए हैं उसने, अपना इमरान ने? 1 करोड़ 70 लाख, तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख समथिंग लिए थे। तो मैंने उसको 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोट उनके खिलाफ जो पड़े हैं, वो भी तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं ना यार। उनका कोई राइट नहीं है। लेकिन सर वो डिवाइडेड है ना, वो मुख्तलिफ पार्टी। नहीं, सुन तो लेना यार, ये सारी बातें हम जानते हैं। डिवाइडेड है, 51% वाला जीत जाता है, ये सब पता है। लेकिन क्या वो वोटर नहीं होते? क्या उनका राइट ऑफ डिसेंट नहीं है? क्या वो इस बात का हक नहीं रखते कि तनकीद करें? फर्ज करें उन वोटरों में से मैं हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि मैं तनकीद करूँ? और जो मैं तनकीद करूँ तो गाली खाऊं, चोर बनूं, ब्लैक माली बनूं? ऐसे क्या फजूल हम बहस कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं 22 साल से जिद्दोजहद कर रहा हूँ निज़ाम को बदलने की। तो 22 साल की जिद्दोजहद का नतीजा अगर ये है जो अभी आपने मुझे बताया, जो उनका एक नुमाइंदा कह रहा था, तो फिर अल्लाह ताला बेहतर करे, दुआई कर सकते हैं। अगर 22 साल की जिद्दोजहद करने वाला आदमी एक ऐसी टीम तैयार नहीं कर सका, तो हम जैसे गुनहगार लोगों से क्या तवक्को की जा सकती है?
सही। लगारी साहब, मुझे बताइएगा कि वापस आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि जो एक तो हमने बात कर ली कि जो सहाफ़ी जो हैं उनके हवाले से सबूत है उनको आप सामने लेकर आएँ, लेकिन बग़ैर सबूतों के, बग़ैर किसी एविडेंस के अगर आप किसी सहाफ़ी की किरदार कुशी करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो वैसे तो अल्लाह हाफ़िज़ है बहुत सारी जगहों पे कानून हरकत में नहीं आता, लेकिन साइबर लॉज भी हरकत में नहीं आते हैं। तो इज़ इट नॉट द राइट टाइम? मैं तो समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया फिर भी थोड़ा रेगुलेट हो जाता है। आपके पास पैमरा है हम लोगों को, तो फिर आप रेगुलेट कर लेते हैं पैमरा के थ्रू या और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। सोशल मीडिया पर जहाँ पर ट्रोलिंग होती है, और मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कहता, पाकिस्तान PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जितनी सियासी जमातें जिसके खिलाफ बात करो वो आपकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, वो तो रेगुलेट भी नहीं होता सर। और कोई बात भी करने वाला नहीं होता है। ये तो हमारी गोशमाली के लिए इनका इदारा पैमरा जो है वो, और गोशमाली भी ऐसी कि बताया नहीं जाएगा कि कान किस तरह मरोड़ा गया, किस हद तक उसकी चीखें निकाली गई हैं, किस हद तक। अच्छा, फिर ये कि सहाफ़ियों के बारे में फतावा जारी होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक फतवा खाना है और एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पर फतवे तहरीर किए जा रहे हैं और नाम पर लगाए जा रहे हैं और लोगों के हवाले किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मनसब से भी फतवे तकसीम होने लगे हैं। इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि लोग नज़रियाती होते हैं और अपने नज़रिए के बारे में बात करते हैं, और आपने ये कहा था कि नज़रिया जो है वो कारकर्दगी को कभी ये नहीं करता है कि उसकी वजह से न किया जाए। प्रोफेशनलिज्म पे हावी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा करीब, जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। इफ्तिखार साहब तो अपना डिफेंस नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इफ्तिखार साहब सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सबसे ज़्यादा तनकीद उनकी पीपल्स पार्टी पर रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसी का प्रोग्राम नहीं छोड़ा था, इनके प्रोग्राम से बाकायदा उठकर चली गई आखिर सवाल पूछने पर, और इन्होंने अपना सवाल करने का राइट जो है उसको सरेंडर नहीं किया था। वो सवाल पूछ रहे थे और सवाल बार बार पूछ रहे थे, हत्ता के वही इनका, मुझे ये भी मालूम है कि इफ्तिखार उनका एहतराम करते थे और उनके वालिद का भी एहतराम करते थे, लेकिन इस एहतराम ने उनके सवाल करने की जो उनका हक था उससे उनमें दस्तबरदार नहीं हुए। और मैं इफ्तिखार साहब की और बहुत सी बातें बता सकता हूँ जब उन्होंने किसी कंप्रोमाइज़ के बगैर सवाल किया और उस शख्स से सवाल किया जिससे मोहब्बत करते थे, जिसके साथ उनका नजरियाती इत्तफाक था, उनसे भी सवाल किए। तो हम करते रहे हैं, हमने ऐसा नहीं है कि ज़रदारी साहब के मैंने 50 प्रोग्राम किए, उनके साथ 1 2 3 4 50 प्रोग्राम किए, हमने तनकीद भी की है और हमने उनसे अगर इत्तफाक किया है तो इख्तलाफ भी किया है और खुलकर किया है और साफ तौर पर किया है। और इस तरह से ये नहीं है कि जनाब आप किसी को स्याह और सफ़ेद में उनको या तो चूमते चले जाएं या उनको चाटते चले जाएं या उन पर लानत करते चले जाएं, ये तरीका ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि एक मेरिट होता है कि जो अवाम के साथ खड़ा है वो ठीक खड़ा है, जो अवाम के बरक्स खड़ा है वो गलत खड़ा है। अवाम के इज्तिमाई मफाद के साथ खड़ा होना, जब ये इमरान खान अवाम की बात कर रहे थे लोग कह रहे थे ठीक है, हम भी कह रहे थे ठीक है, लेकिन जब इन्होंने 2 साल में अवाम के इज्तिमाई मफाद को नुकसान पहुंचाया, अवाम की हैसियत को कम किया है, अवाम के वोट के तौकीर को बर्बाद किया है और इन्होंने अवाम से रोजगार छीना, उनकी जिंदगी के हक छीना, उनके घर छीने। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ हम कोरोना में बैठे हुए हैं तो वो इसकी कोरोना के लॉकडाउन को उन्होंने ओनरशिप, लेकिन सर ये सब कुछ तो अवाम को पहले भी नहीं मिल रहा था सर। रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत पहले भी गरीब अवाम को कहाँ मिल रहा था? खतरे गुर्बत से नीचे पहले भी बहुत सारे लोग रहते थे। सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की हालतें आपके सामने है सर। नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो इस आदमी को 1 करोड़ पता नहीं कितने लाख वोट मिले। इसने कहा था कि मैं सारे स्टेटस को तोड़ दूंगा। स्टेटस को तोड़ने के लिए सिर्फ 4 आदमियों को सजा देनी नहीं होती है, स्टेटस को खत्म करने के लिए फिर इंकलाबी इक़दाम उठाने होते हैं। जी ठीक है। मुझे अच्छा सईद काजी साहब आखिरी सवाल आपकी तरफ आ रहा हूँ, वक्त मेरे पास कम है। नहीं, चीनी की चोरी, आटे की चोरी, IPPs की चोरी, हर जगह पर चोरियां हो रही हैं और बाकी लोगों को तो उठाकर डायरेक्ट नैब वाले उठाकर 92 से हो रही है ना। IPPs का कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले 1992 में हुआ था। चीनी की चोरी बहुत देर से हो रही है। शुगर माफिया, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट जो है वो 1950 में आ गया था सर इस मुल्क में। 1960 की दिहाई में 22 खानदान बन गए थे यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। ठीक है इफ्तिखार साहब, मैं समझ गया। सईद काजी साहब मुझे बताइएगा, आखिरी इस पे कंक्लूड करते हैं डिबेट को आज की,
कि मीडिया के हवाले मुझे ये लगता है कि बाकायदा तौर पे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ मुनज़्ज़म एक साजिश होती है इसको डिस्क्रेडिट करने की। मैं कहता हूं कि जी आप कर दें इस मीडिया को डिस्क्रेडिट, लेकिन अगला सवाल यह है कि आज अगर प्राइवेट मीडिया को हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ऐसे माइनस कर दें तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? सईद कायद साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो प्राइवेट मीडिया है ये लोगों के बुनियादी हकूक का जामिन है? मेरा सिर्फ एक पॉइंट सुन लें, मिसाल के तौर पे आज प्राइवेट मीडिया बंद होता है, आपका थाना, आपका पटवार खाना, आपकी पुलिस, आपकी ब्यूरोक्रेसी लोगों को बेच के ना खा जाए तो आप मुझे पूछ लें। ये लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जे जो होते हैं, बच्चे नाजायज कत्ल होते हैं, रेप होते हैं, पुलिस टॉर्चर होता है, सिफारिश होती है, रिश्वतखोरी होती है, करप्शन होती है, इस सब को बेनकाब करता है प्राइवेट मीडिया। आज अगर आप प्राइवेट मीडिया इतना ही बुरा आपको लगता है ना, हर हुकूमत को बुरा लगता है प्राइवेट मीडिया इतना बुरा, इसको आप खत्म कर दें, आप देखें आपकी सोसाइटी का क्या हाल होता है फिर। सईद कायद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मेरे जो दो फाजिल दोस्त बैठे हैं ये मुझसे थोड़ी सी, एक नस्ल तो नहीं कह सकता लेकिन मुझसे ज़रा सीनियर हैं, और ये ब्रिज हैं उन अजीम लोगों के और हमारे सहाफ़त के हम जो लोग थे उनके दरमियान जिन्होंने यहाँ मार्शल लॉ से लड़ाई की है और हमने ये आज़ादी ली है। ये इनकी बड़ी हुर्रियत की दास्तानें हैं। ये इफ्तिखार साहब हों, नज़ीर लगारी साहब हों या और हमारे जो दोस्त हैं, ये हमें प्लेट में किसी ने रख के नहीं दी। हम ज़्यादती नहीं करना चाहते। हम ये भी चाहते हैं कि जो है मीडिया और सियासत में काले सरमाए की यलगार को बंद करो। हम ये मुतालबा करते हैं। हमारे अंदर काली भेड़ें हम उठा के बाहर लाओ, और अगर तुम्हारे अंदर है तो उनको भी करो। मगर अगर कोई ये समझता है कि आज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मीडिया को माइनस करके देखिए जरा। सर एक सेकंड सईद कायद साहब, मुझे बताएं, अभी प्राइवेट मीडिया को अगर हम माइनस कर दें, 2000 से पहले का जो पाकिस्तान था, प्राइवेट मीडिया को माइनस कर दें, क्या रिजल्ट होगा सर? हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एजेंडे करते हैं, लिफाफे चलते हैं, बुनियादी अपनी जगह पे सारी, रिजल्ट क्या होगा? तबाही हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। आप जो एक विंडो खुली है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, फिर वही पीटीवी आप लेके आना चाहते हैं। आप जो है वही चाहते हैं कि जिस ज़माने में इफ्तिखार साहब और मैं इकट्ठे एक बड़े इदारे में थे, जब वो ऐसे करना चाहते हैं कि उठा के ले जाते थे PID के दफ्तर अखबार और सुबह खाली कॉलम छपते थे। ऐसे नहीं हो सकता, और इमरान खान साहब भी ऐसा नहीं करेंगे और ना वो ये चाहेंगे। हाँ, हम ये कहते हैं कि अगर कोई मुनज़्ज़म कैंपेन उनके खिलाफ ऐसी है, सर बहुत शुक्रिया सईद कायद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार अहमद साहब बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं फिर कहता हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, और मीडिया में जहाँ पर बुरे लोग हैं उनकी निशानदही करें, सबूतों के साथ उनको एक्सपोज करें, लेकिन ओवरऑल मीडिया की क्रेडिबिलिटी को टार्निश ना करें। ओवरऑल मीडिया की क्रेडिबिलिटी, इसकी रेपुटेशन को इस तरह से ना करें कि जैसे हम सारे सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठे होते हैं। मैं अब क्या बोलूँ, मेरे मुँह में कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे थे कि कसम जैसे खाने को दिल कर रहा था। हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं यार यहाँ पे बैठ के, और दुख होता है कि जब हम मेरिट्स पे किसी पे तनकीद करते हैं, आप हमें लफाफा खोर और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो ना किया करें ऐसे। आज इस मीडिया को माइनस कर दें तो आप देखें खुदा न खास्ता मुल्क का हाल क्या होता है। एक आम पाकिस्तानी एक SHO से इंसाफ नहीं ले सकता जाके, और मीडिया की वजह से IG साहब भी जो है वो सोचते हैं किसी गरीब आदमी की तफ्तीश करने से पहले। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।